आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया, उसके बारे में। देखते हैं, शुरू करते हैं क्रिया। सबसे पहले है कि क्रिया आखिर कहते किसे हैं। तो जो भी काम हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो कोई भी काम हो, खाने का काम हो, कूदने का काम हो, दौड़ने का काम हो, भागने का काम हो, जो भी क्रिया हम करते हैं, कार्य करते हैं, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, होना आदि। खाना खाने का काम करते हैं तो वो भी एक क्रिया कर रहे हैं। बैठने का काम करते हैं तो बैठना भी एक क्रिया है। इसलिए जिस शब्द से हमें यह पता चल जाता है कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, वही हमारा क्रिया हो जाता है। उसके बाद है धातु। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे खाना, लिखना, बैठना आदि क्रियाएं खा, लिख, बैठ आदि मूल शब्दों से बनी है, अतः इन्हें धातु कहेंगे। धातु में ना जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे मान लीजिए खाना लिखा हुआ है तो खाना कौन से धातु से बना हुआ है? खा धातु से। लिखना लिखेंगे तो लिखना किस धातु से बना हुआ है? लिख धातु से। अगर पढ़ना कहते हैं तो पढ़ना किस धातु से बना हुआ है? पढ़ धातु से। और जब हम धातुओं में ना जोड़ते हैं तो वह हमारे वाक्य का क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। धातुओं में ना जोड़ने से ही वह क्रिया बन जाता है। जैसे उठ धातु है, उसमें ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? उठना। और उठना क्या है? एक क्रिया है। सो है, उसमें जोड़ देंगे ना तो बन जाएगा सोना, और सोना भी एक क्रिया है। बैठ है और उसमें जोड़ देंगे ना तो बन जाएगा बैठना, बैठना भी एक क्रिया है। उसके बाद देख लेते हैं धातु के भेद। धातु के कितने भेद हैं? तो धातु दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। धातु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। देखते हैं मूल धातु किसे कहते हैं। तो मूल धातु क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। जैसे खा, देख, लिख आदि। उसके बाद है यौगिक धातु। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनता है। यह निम्नलिखित तीन प्रकार से बनता है। यौगिक धातु किसके मेल से बनता है? प्रत्यय के मेल से बनता है। आइए देखते हैं वह तीन नियम कौन कौन से हैं। पहला है क है आपका, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। अगर धातु में प्रत्यय लगा देते हैं तो अकर्मक से वह क्या बन जाएगा? सकर्मक, और प्रेरणार्थक धातु भी बनेगा। दूसरा है कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनता है। जैसे हम कई धातुओं को मिला देंगे तो वह क्या बन जाएगा? संयुक्त धातु बन जाएगा। उसके बाद है संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनता है। ऊपर है प्रेरणार्थक धातु। ये प्रेरणार्थक धातु है। देख लेते हैं एक बार कि प्रेरणार्थक धातु आखिर कहते किसे हैं। प्रेरणार्थक धातु क्रिया या धातु जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना से लिखाना, करना से कराना। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप चलते हैं। पहले में ना का और दूसरे में वाना का प्रयोग होता है।
मान लीजिए कोई करता है, राम ही है, राम साइकिल चलवा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? प्रेरणा का क्रिया कर रहा है कि वो किसी से करवा रहा है, ना कि खुद कर रहा है। जैसे पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना, जागना का जगाना और जगवाना, देना का दिलाना और दिलवाना। उसके बाद है सोना, सोना का हो जाता है सुलाना, सुलवाना, पीना का पिलाना और पिलाना। आशा करती हूँ आप लोगों को प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं यौगिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि यौगिक क्रिया किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं आदि दूसरों के संयोग से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे रो पढ़ना, जैसे रो पढ़ना, उसके बाद मार डालना इत्यादि। नाम धातु किसे कहते हैं? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनता है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना, बात से बतियाना। उसके बाद है क्रिया के कार्य। देखते हैं क्रिया के कौन कौन से कार्य हैं। क्रिया के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है वस्तु की गतिशीलता का बोध कराना। क्रिया किसी व्यक्ति या वस्तु की गतिशीलता का बोध कराता है। जैसे वह दौड़ता है, वह कूदता है, वह लड़ता है, हवा चलती है, कुत्ते भूखते हैं, नदी बहती है। इन सब से हमें यह पता चल रहा है कि सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, सब अपने अपने गतियों में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया वस्तु की गतिशीलता का बोध भी कराता है। दूसरा है आपका किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराना। जैसे है क्रिया किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराती है। जैसे कि वह पत्र लिख रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, कुत्ता हड्डी चबा रहा है। यह सबसे पता चल रहा है कि क्रिया के माध्यम से ही हम किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध करते हैं। तीसरा है अस्तित्व का बोध कराना। क्रिया एक महत्वपूर्ण कार्य को भी करता है कि वह किसी के अस्तित्व का ज्ञान भी कराता है। जैसे क्रिया किसी के अस्तित्व का बोध कराती है। राम पेड़ पर बैठा है। राम कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है। वह उसके अस्तित्व को बता रहा है कि राम बैठा तो है, कहाँ पे बैठा है? पेड़ पर बैठा है। और बाघ जंगल में रहता है। कौन रहता है जंगल में? बाघ जंगल में रहता है, तो उसके अस्तित्व को बताया जा रहा है। पहाड़ पर बर्फ रहती है, यह भी इसके अस्तित्व को बताया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया अस्तित्व का भी बोध कराती है। चौथा है स्थिति का बोध कराना। क्रिया किसी की स्थिति का बोध कराती है। जैसे वह बैठा है, वह सोया है। यह हमें शो करता है क्रिया कि व्यक्ति सोया है, कि बैठा है, कि उठा है, कि रो रहा है। वह उसकी स्थिति को ही क्रिया हमें बताती है। उसके बाद है मन स्थिति का बोध। मन स्थिति का बोध है क्रिया से मन स्थिति का भी बोध होता है। जैसे वह रोता है, राम हंस रहा है, उसके स्थिति का पता चल रहा है। आप लोगों को क्रिया के कार्य समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। आखिर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में नहीं। तो है कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद है। कितने भेद है? दो भेद है। किसके अनुसार? कर्म या रचना के अनुसार। पहला आपका सकर्मक, दूसरा आपका अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं यह भी जान लेते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का
क्रिया को करने वाला कर्ता ही होता है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। देखिए, सकर्मक क्रिया यानी कि सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता रहेगी, और वह कर्म करने वाला कौन होगा? कर्ता होगा। और कर्ता का जो परिणाम है वह किसके ऊपर पड़ेगा? कर्म के ऊपर पड़ेगा। देखिए कैसे, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम कार्य कर रहा है, किसको करने का? पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पढ़ना क्रिया सकर्मक है, क्योंकि उसका परिणाम, क्योंकि उसका एक कार्य है। पुस्तक पढ़ने वाला कौन है? राम है, परंतु उसकी क्रिया क्या है? पढ़ना है, और इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। वह पीता है, यहाँ पीना क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि उसके साथ किसी कर्म के प्रयोग में रहने पर भी कर्म की संभावना है। पीता है के पहले कर्म के रूप में यह दूध शब्द रखा जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती थी, अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं रहेगी। जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे, जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे, अर्थात जिसकी क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता था? कर्म के ऊपर। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ेगा? कर्ता के ऊपर। राम हंसता है, कौन हंस रहा है? राम हंस रहा है। इस वाक्य में हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ न तो हंसना का कोई कर्म है और न ही उसकी संभावना ही है। हंसना क्रिया का फल भी राम पर ही पड़ता है। अगर यह कहा जाता कि राम रोहन को देखकर हंस रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हंसने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता? कर्म के ऊपर पड़ता। तो जहाँ पे कर्म पे कोई असर पड़े वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जहाँ पे कर्म पे फल क्रिया का असर कर्म पे ना पड़ के डायरेक्ट कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्रिया के कुछ अन्य रूप भी हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया रहती है और दूसरी केवल उसकी सहायता के लिए आती है। जैसे उसने बाघ मार डाला, यहाँ मारना प्रधान क्रिया है और डालना क्या है? सहायक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहला क्रिया क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे वह खाकर बाजार गया, यहाँ खाकर पूर्वकालिक क्रिया है, यानी वह खाया और खा के तुरंत ही बाद कहाँ चला गया? बाजार चला गया। तो उसने पहले भी काम किया था। कौन सा काम किया था? खाना खाने का काम किया था, और वह ख़त्म करते ही वह कहाँ चला गया? बाजार जाने का काम कर लिया। इसलिए खाना खाकर जो है वो क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। उसके बाद है द्विकर्मक क्रिया। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक क्रिया में कितने कर्म होंगे? 2 कर्म होंगे। आइए देखते हैं कैसे। कभी कभी किसी क्रिया के 2 कर्म रहते हैं, ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बाप बेटे को बिस्किट खिलाता है। बाप किसको? बेटे को क्या खिलाता है? बिस्कुट खिलाता है। तो यहाँ पे 2 कर्म हो रहा है। वादक शीला का शीला को सितार सिखाता है। वादक है, किसको सितार सिखा रहा है? शीला को सितार सिखा रहा है। तो यहाँ पे भी 2 कर्मों की प्रधानता है। यहाँ प्रथम वाक्य में खिलाना के 2 कर्म हैं, बेटे को और बिस्कुट। दूसरे वाक्य में सिखाना क्रिया के भी 2 कर्म हैं, शीला को और सितार। इसलिए खिलाना और सिखाना द्विकर्मक क्रिया है। आशा करती हूँ आप सभी को क्रिया और क्रिया के भेद और अन्य क्रियाओं के नाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।